नमस्कार, मैं विजय विश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि हमने जो मारवाड़ है, मारवाड़ और जो बीकानेर की राठौड़ वंश है, उनको हमने करबत्ता से पढ़ा है और लगभग उनकी 20 और 21 क्लासें हमारे इस प्ले लिस्ट के अंदर हैं। जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है तो उनको आप वहां से देख सकते हो। लेकिन आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास में, और वो टॉपिक होगा हमारा मेवाड़। आज हम आगे बात करेंगे मेवाड़ की। देखिएगा, मेवाड़ में जो राजवंश है उस राजवंश का नाम है गोहिल वंश। राजपूतों की यहाँ पर कौन सी शाखा चली थी? गोहिल वंश चली थी। लेकिन आगे चलकर यही गोहिल वंश है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है, विभाजन हो जाता है। आगे चलकर सिंसोदा कहलाए, महाराणा कहलाए, तमाम इस प्रकार से इनकी जो वंशावली है वो विभाजित हो जाती है। लेकिन पढ़ने से पहले हमें मेवाड़ पढ़ते हैं तो हमें गोहिल वंश का पता होना चाहिए कि मेवाड़ में कौन सा राजवंश था वो सक्रिय रहा था। और ऐतिहासिक प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि राजस्थान का वह राजपूताना राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक और व्यवस्थित समय तक और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए कौन सा राजवंश है जो जाना जाता है, तो उसमें मेवाड़ का गोहिल वंश का नाम सबसे पहले आता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इसमें पढ़ेंगे तो हम लगभग 8-10 ऐसे लोग हैं जो मेवाड़ से हमसे एग्जाम में बार बार प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। अगर प्रारंभिक वंशावली में अगर हम ध्यान देते हैं तो मेवाड़ में जो गुहादित्य है, चाहे बप्पा रावल है, अल्हट है, और उसके बाद में अगर महत्वपूर्ण हम देखते हैं तो वो जैतर सिंह है, और जैतर सिंह के बाद में समर सिंह का बेटा रावल रतन सिंह। तो ये एक वंशावली है जो प्रारंभिक मेवाड़ के इतिहास में जो लोग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें राणा सांगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महाराणा कुंभा है चाहे, और उसके बाद में अगर हम आगे देखेंगे तो वो महाराणा प्रताप जैसे तमाम लोग हैं, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट है। और अंतिम कड़ी में हम देखते हैं तो जगत सिंह नाम के जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, राज सिंह का भी प्रश्न अच्छा बनता है एग्जाम के अंदर। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं, 15-20 लोग हैं जो हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से इनको ध्यान से पढ़ना है। लेकिन अब हम उन वंशावली की एक बार बात नहीं करेंगे। ये चर्चित नाम थे जो मैंने बताए थे, जो मेवाड़ के अंदर हमें इन विषय वस्तु को बहुत बढ़िया से पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं आगे, हम शुरू करते हैं मेवाड़ में गोहिल वंश। तो सबसे पहले हम देखिएगा जो मेवाड़ है, मेवाड़ में गोहिल वंश का जो संस्थापक है, मेवाड़ में गोहिल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम आता है गुहादित्य। क्या नाम आता है उसका? गुहादित्य नाम का कोई व्यक्ति था, वो इसको क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये राजवंश किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर आगे चलता है तो उसका नाम है गुहादित्य। गुहादित्य को हम मानते हैं संस्थापक। लेकिन ध्यान रखिएगा जो इसकी स्थापना है, इस राजवंश की जो नींव पड़ी है या इसकी जो स्थापना होती है वो 565 या 566 ईस्वी के अंदर बताई जाती है। देखो ये दोनों ही सन आपके सामने आ सकते हैं, 565 या 566 ईस्वी के अंदर मेवाड़ में गोहिल वंश की नींव पड़ी थी। अगर हम वास्तव में थोड़ा ध्यान दें तो 566 ईस्वी के अंदर इस राजवंश की क्या पड़ती है? नींव पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम आगे इसमें देखिएगा गुहादित्य नाम का जो व्यक्ति है, इसके पिता का नाम क्या था? इसका जो पिता था उसका नाम था शिलादित्य। इसके पिता का क्या नाम था? शिलादित्य इसके पिता थे। इसकी जो माता थी उसका नाम था पुष्पावती। इसकी जो माता थी उसका क्या नाम था? पुष्पावती थी। और ये वल्लवी क्षेत्र से संबंध रखने वाले लोग उस समय थे। लेकिन आगे चलकर जो इसकी धायमा है, इसका पालन पोषण करने वाली जो महिला है उसका नाम आता है कमलावती। क्या नाम आता है? कमलावती। तो यही बात ध्यान में रखना है। ये इसकी क्या रहती है? माता है। तो ये इसके क्या थे? पिता थे। और ये इसकी क्या मानी जाती है? धाय माँ मानी जाती है। मतलब लालन पालन करने वाली इसकी क्या मानी जाती है? माता मानी जाती है। अब आगे इसमें देखिएगा, हमने अभी क्या पढ़ा है, मेवाड़ में गोहिल वंश का जो उदय होता है वो 6वीं शताब्दी में होता है। कौन सी शताब्दी में होता है? अगर इसकी शताब्दी में हम कन्वर्ट करेंगे तो 6वीं शताब्दी में होता है। कौन सी शताब्दी में होता है? तो 6वीं शताब्दी के अंदर इस राजवंश का क्या होता है? उदय होता है। राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजवंश है वो कौन सा है? मेवाड़ में गोहिल राजवंश है। और आप ये भी जानते होंगे बहुत सारे इतिहासकारों ने विश्व के अंदर मेवाड़ के इतिहास का जिक्र किया है।
विश्व के अंदर मेवाड़ के राजपूताना के इस गुहिल राजवंश का जिक्र किया है कि सबसे पुराना राजवंश है विश्व के अंदर। अगर व्यवस्थित तरीके से राज करने का जो उल्लेख आता है और मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के लिए मुगलों के साथ में लगातार संघर्ष करने वाला और उनसे पराधीन रहने का प्रयास करने वाला व्यक्ति था, तो वो कौन था? गुहिल वंश था। तो ये बात थोड़ी हमें देखना है किस प्रकार से मुगलों की जो गुलामी है उनसे निकलकर जो गुहिल वंश है उसने अपना अस्तित्व बनाए रखा था। भले ही आखिरकार अगर हम महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का टाइम आने तो मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है, लेकिन उससे पहले का अगर हम टाइम देखें तो बहुत बार जो मुगल हैं वो हावी होते हैं इस राजवंश के ऊपर, लेकिन फिर भी ये लोग अपने आप में अलग रखने में सक्षम रहते, अपनी आज़ादी को रखने में सक्षम होते हैं। लेकिन मेवाड़ के गुहिल वंश के ध्वज पर लिखा हुआ है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। जो धर्म की रक्षा करेगा ईश्वर सदैव उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार मेवाड़ के ध्वज पर लिखा हुआ अंकित वाक्य हुआ करता था। ये इनका एक राजकीय वाक्य हुआ करता था। अब देखिएगा, हमने संस्थापक की बात की है, देखो इसी से ही भी बात हमसे पूछी जा सकती है। संस्थापक को हम यहाँ बोलेंगे आदि पुरुष बोलेंगे, और यहाँ से इसको मूल पुरुष भी कह सकते हो, मूल पुरुष कह सकते हो, संस्थापक कह सकते हो, कुल पुरुष कह सकते हो, इत्यादि जो बातें हैं वो आप इससे संबंधित रख सकते हो। तो ये कहानी शुरू होती है गुहादित्य। गुहादित्य का नाम गुहादित्य क्यों पड़ा था? कुछ लोगों का मानना है इसका जन्म होता है वो गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा में जन्म होता है, और इसका नाम क्या रखा जाता है? गुहादित्य। लेकिन ब्राह्मणों के यहाँ लालन पालन इसका किया जाता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब हम आगे इसमें देखते हैं कि इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में मेवाड़ के जो गुहिल वंश है, अगर इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में देखेंगे तो हमें काफी मतभेद वंशावली में देखने को मिलता है, या इनको अलग अलग उत्पत्ति का संदर्भ बताया जाता है। तो चलते हैं, इसमें एग्जाम में 2-3 ऐसे अक्षर मत है जो पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं? ये सूर्यवंशी हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं? ये सूर्यवंशी हैं, यानी इनको सूर्यवंशी भी ठहराया जाता है। और सूर्यवंशी जो मेवाड़ के जो गुहिल वंश है इनको कहने वाला 2-3 इतिहासकार आता है। तो उसमें याद रखिएगा, एक का नाम क्या आता है? मोहनोत-नेन्सी। इतिहासकार का नाम क्या है? मोहनोत-नेन्सी है। और हीराचंद ओझा, एक व्यक्ति का क्या नाम है? हीराचंद जो ओझा है वो भी इसको कहते हैं। और इसी वंशावली में टोड का कहीं न कहीं मत सूर्यवंशी की और इशारा करता है। लेकिन ये वल्लभी के शिलादित्य की संतान इसको मानते हैं। कौन मानता है? ये कर्नल जेम्स टोड। तो ये कहीं न कहीं इशारा करता है, लेकिन प्रॉपर ये जो 2 लोग हैं ये तो इसको सूर्यवंशी ही बताते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा, ये सूर्यवंशी की बात हुई, इसके बाद में कुछ लोग क्या कहते हैं? ये तो ब्राह्मण है। कुछ लोग क्या कहते हैं? ये तो ब्राह्मण है, कि भाई ये गुहिल वंश के राजा हैं, वो क्या है? ब्राह्मण है। याद रखिएगा, ब्राह्मण कहने वाला कौन है? देवदास, कृष्णदास और भंडारकर, जिसका नाम आता है, जिसको हम D.R. भंडारकर कहते हैं। तो इसमें 2 लोग ऐसे हैं, एक का नाम आता है D.R. भंडारकर। क्या नाम आता है? भंडारकर। D.R. देवदत्त रामकृष्ण, इस प्रकार का नाम आएगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इस प्रकार का पूरा नाम बनेगा इसका। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ब्राह्मण है, लेकिन इसके साथ ही एक और भी है, उसका नाम है गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम है उसका? गोपीनाथ शर्मा। और ये गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है? ये भी ब्राह्मण होने की पुष्टि करता है, और ये एक साक्ष्य को आधार मानते हैं ये दोनों लोग। वो साक्ष्य कौन सा है? आप उसको बोल सकते हो आठपुर भी बोल सकते हो, या उसको अघाटपुर भी बोल सकते हो, या उसको आहड़ लेख भी बोल सकते हो। तो इस लेख के आधार पर ये क्या बताते हैं? ये ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के गोत्र भी सिद्ध करते हैं। ये लोग कहते हैं कौन सी गोत्र के ब्राह्मण है? ये नागर गोत्र के ब्राह्मण हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में डाल दिया जाए कि जो मेवाड़ के जो लोग हैं, मेवाड़ के जो शासक है या वंशावली में जो लोग हैं, वो कौन सी गोत्र से संबंध रखते हैं? ब्राह्मणों की नागर है, वत्स है, इस प्रकार तमाम आ जाएगा। तो वहां आपको क्या ध्यान रखना है? वहां आपको याद रखना है ये नागर गोत्र के ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? ये नागर गोत्र के ब्राह्मण है। और अभी मैंने बताया कि इनके ध्वज पर जो चिन्ह अंकित था वो क्या था? जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार, ये इनका मूल मंत्र हुआ करता था। अब हमने सामान्य सी जानकारी को इकट्ठा करने का प्रयास किया है,
लेकिन याद रखिएगा मित्रों, जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश की जो शाखाएं हैं वो 24 है मित्रों। कितनी है? 24 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं बताई जाती हैं कि मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश के आगे चलकर जो शाखाएं बताई गई हैं वो संख्या में पूछी जाए 23, 24, 25, 26, तो यहां उत्तर दोगे वो 24 को दोगे। अगर प्रतिहारों से प्रश्न पूछ लिया जाए तो वहां आपका उत्तर हो जाएगा 26। प्रतिहारों की शाखाएं राजस्थान के अंदर या राजपूताना में जो बताई गई है वो कितनी बताई गई थी? वो 26 बताई गई थी। लेकिन मेवाड़ से संबंधित वंशावली का जिक्र पूछा है, उसमें शाखाओं का प्रश्न डाल दिया जाए तो ऑप्शन कितना याद रखोगे? 24। कितने? 24। यहां इस बात का समर्थन करने वाले दो इतिहासकार है और एक का नाम है मोहनोत नेणसी। क्या नाम है? मोहनोत नेणसी। मोहनोत नेणसी क्या कहता है? 24 शाखाएं बताई गुहिल वंश की राजस्थान के अंदर। लेकिन यहाँ कर्नल जेम्स टोड, यहाँ कर्नल जो जेम्स टोड है उसने भी कितनी शाखाएं बताई है? 24 शाखाएं बताई है। लेकिन ये दोनों मैच नहीं करती, दोनों मेल नहीं खाती हैं, ये अलग बात हो सकती है। लेकिन संख्या पूछी जाए तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा साहब 24 शाखाएं बताई गई हैं। कितनी शाखाएं बताई गई हैं? 24 शाखाओं का यह जिक्र किया जाता है। लेकिन अब हम इस विषय वस्तु को ध्यान देंगे। लेकिन राजस्थान के इतिहास में या भारत के इतिहास में अगर एक व्यक्ति का विशेष जिक्र होता है, उसका नाम है अबुल फजल, और वो मुगलों का एक दरबारी कवि हुआ करता था। अबुल फजल ने इनकी वंशावली या इन लोगों पर एक सवाल खड़ा किया कि ये लोग कहां से आए हैं, तो उसने डायरेक्ट कह दिया ईरान से आए हैं। उसने कहां से इनका संबंध बताया है? उसने ईरान से संबंध बताया है। और ईरान में नौसेखा एक आदिल शाह की संतान बताया है। ये मत थोड़ा याद रख सकते हो कि ईरान के आदिल शाह की संतान मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों को निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने ठहराने का काम किया है? वहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वहां अबुल फजल का नाम आना चाहिए। तो ये सामान्य सा परिचय देखिएगा। यहां से हम कम से कम 10 प्रश्नों को इकट्ठा कर सकते हैं और इन 10 प्रश्नों या 15 प्रश्न के अंदर आपको एग्जाम में आए हुए प्रारंभिक वंशावली से, सामान्य मेवाड़ की पृष्ठभूमि से एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं, कवर करें प्रश्न को पहले, फिर हम आगे बढ़े वंशावली को। तो देखिएगा, मेवाड़ में कौन सा राजवंश है? गुहिल वंश है। पहला प्रश्न बनता है, गुहिल वंश का जो संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, कुल पुरुष कौन है? गुहादित्य। उसके बाद में कौन सी शताब्दी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव पड़ी? 6वीं शताब्दी में। स्थापना कब हुई है? देखो यहाँ पर ऑप्शन पर यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली स्थिति बनती है 565 या 566। ज्यादातर जो आंकड़ा अब मिल रहा है वो 566 का भी पूछा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान आप रख सकते हो। अगर 66, 65 में से एक है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा 565 या 66। और उसके बाद में गुहादित्य की धाई माँ का नाम क्या है? कमलावती। इसकी माता का नाम क्या है? पुष्पावती। इसके पिता का नाम क्या है? शिलादित्य। एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछा हुआ मैंने देखा कि उसने पूछा था गुहादित्य के पिता का नाम क्या था, तो वहां उत्तर क्या था? वहां शिलादित्य था। लेकिन मेवाड़ के इतिहास की वंशावली में शिलादित्य को स्थान नहीं है। जो पहला स्थान दिया गया है वो किसको दिया गया है? गुहादित्य। ये इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे देखिएगा, गुहिल वंश को ब्राह्मण बताने वाले दो इतिहासकार बहुत ही जो महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आप जानकारी रखिएगा। तो यहाँ छठा प्रश्न हमारा बनता है, डी.आर. भंडारकर गोपीनाथ शर्मा ने, डी.आर. भंडारकर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिल वंश के जो राजा हैं उनको ब्राह्मण बताया है। फिर प्रश्न पूछेगा आपसे, कौन से गोत्र का ब्राह्मण बताया है? नागर गोत्र का। इसकी जानकारी कहां से मिल सकती है? तो आघाट, आहट से मिल सकती है। उसके बाद में सूर्यवंशी से प्रश्न खड़े होते हैं कि मेवाड़ के जो राजा है इनको सूर्यवंशी बताने में 2-3 जो हमारे इतिहासकार है उनका जो संबंध है वो आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें हमने संबंध में देखा था कि मोहनोत नेनसी है और हीराचंद ओझा है। मोहनोत नेनसी है और हीराचंद ओझा है। और कहीं कहीं कर्नल जेम्स टोड का भी नाम है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने तो विदेशों के जो शक कुशान जैसे तमाम लोग हैं उनके साथ में इनका संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ कहीं कहीं सूर्यवंशी की ओर इशारा करता है, लेकिन ये शिलादित्य का जो संबंध है उसके साथ में अटैच करने का प्रयास करता है। अब इससे आगे चलते हैं साहब। अब हम चलते हैं मेवाड़ क्षेत्र की सामान्य जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार रही होंगी, यानी मेवाड़ की सामान्य जो पृष्ठभूमि है उसकी ओर हम चलते हैं। तो यहां से 8-10 प्रश्न आपको सीखने थे। अब हम चलते हैं
कि मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था मेवाड़ क्षेत्र में, तो ये थोड़ी सी बात हो जाएगी गोहिलों से पहले का इतिहास। इसका मतलब है कि मेवाड़ में जो गोहिल वंश की नींव 6वीं शताब्दी में पड़ी, 6वीं शताब्दी से पहले, 6वीं शताब्दी से पहले क्षेत्र की जो पहचान थी वो क्या थी, यानी मेवाड़। याद रखिएगा, जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य में हम सब जानते हैं जो राजवंश स्थापित हुआ वो कौन सा हुआ था, गोहिल वंश हुआ था। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ से पहले इस क्षेत्र का नाम या किस नाम से ये शासित होता था उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये यहां से 1-2 बार प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, बहुत आसान प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, यहां इस क्षेत्र को पहले एक जनपद में जाना जाता था जिसका नाम था सीवी, या इसको क्या नाम जानते थे, कीवी जनपद। इस क्षेत्र का क्या नाम था, सीवी या कीवी जनपद था, ये याद रखिएगा। यहां मेर लोगों का आधिपत्य हुआ करता था। या किस लोगों का था, मेर लोगों, या जो मेर लोग हैं उनका आधिपत्य हुआ करता था। तो इसी क्षेत्र का कालांतर में नाम पड़ा था, तो वो कालांतर में नाम देखने को मिलता है तो मेदपाट, कहीं कहीं आपको इतिहास में मिलेगा मेदपाट है, या इसको प्रागवाट के नाम से भी जाना गया है। लेकिन इस क्षेत्र की जो मुख्य विशेष है कीवी या सीवी जनपद था, और इसे यहाँ पर धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तन हुआ मेदपाट और प्रागवाट, और मेदपाट से धीरे धीरे इसका नामकरण बदलता गया, वो मेवाड़ हो गया। क्या हो गया था, मेवाड़ हो गया था। मित्रों, इस क्षेत्र की जो राजधानी थी या केंद्र बिंदु हुआ करता था इस क्षेत्र का, तो वो होता था मध्यमिका। कौन होता था, कौन सा क्षेत्र था ये, मध्यमिका। और मध्यमिका का बाद में जो नाम पड़ा था नगरी, और आज हम इस नगरी की जो पहचान करते हैं वो राजस्थान का एक जिले के रूप में हम पहचान करते हैं, और वो चित्तौड़गढ़ है। वो कौन सा है, तो वो चित्तौड़गढ़ है। कौन सा गढ़ है भाई, वो चित्तौड़गढ़। तो ये सामान्य सी पृष्ठभूमि से मेवाड़ के जो नाम है उनसे लेकर आप सामान्य पृष्ठभूमि से 2-3 बातें याद रख सकते हो। इसका मतलब है आज हमने क्या शुरू किया है, मेवाड़ का इतिहास। और हमारे इतिहास का चैप्टर का सबसे जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो गोहिल वंश है, और मुगलों के कारण ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। तो वो हम सारी तमाम बातें करने वाले हैं। और लेकिन इससे पहले हमने यहाँ तक कम से कम इतनी देर के अंदर हमने 20 प्रश्नों पर काम कर लिया है। हमने मेवाड़ के नामकरण से प्रश्न 2-4 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, और उसके बाद में मेवाड़ का सामान्य जो परिचय है वो गुहादित्य के संदर्भ में है, उसके उत्पत्ति के संदर्भ में है, इनकी शाखाओं के संदर्भ में है, तो वहां से भी आप सीख सकते हो। अब आगे चलिएगा, अब आगे हम चलते हैं। ये था हमारी 6वीं शताब्दी का इतिहास। मित्रों, हम इसको अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग बांट लेंगे। देखिएगा, अगर आप प्रारंभिक इतिहास में चलते हो मेवाड़ का, तो इसमें आपको मेरे हिसाब से शताब्दी के दौर के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। 6वीं शताब्दी के बाद में आपको चलना चाहिए 8वीं शताब्दी में, और 8वीं शताब्दी के बाद में आपको चलना चाहिए 9वीं शताब्दी में। तो इसके बाद में हम कौन सी शताब्दी का इतिहास पढ़ेंगे, 8वीं का। 8वीं के बाद में ध्यान दीजिएगा 10वीं शताब्दी। ये 3 ऐसी शताब्दी हैं, और 3 ऐसे जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में इतिहास में हमारे से प्रश्न पूछने की जो बातें हैं वो बनती रहती। कैसे, यहां हमने कम से कम इस शताब्दी के अंदर हमने किसके बारे में बातचीत की थी, गुहादित्य की, और गुहादित्य से लगभग हमने 20 प्रश्नों को कवर किया है। आगे देखिएगा, गुहादित्य के बाद में बीच में 200 साल है। इस 200 साल के बीच में कोई भी महत्वपूर्ण ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं है कि हमसे वो पूछी जाए, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में हमने यहां देखा तो यहां पर आता है बप्पा रावल। यहां पर कौन आता है, बप्पा रावल, या आता है कालभोज। बप्पा रावल या क्या आता है, कालभोज। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसके 8वीं शताब्दी का जो महत्वपूर्ण राजा है उसका नाम क्या है, बप्पा रावल या कालभोज के नाम से इसकी पहचान की जाती है। ओके, अगर इसके समय को हम देखेंगे लगभग 734 से लेकर 753 ईस्वी, और कहीं कहीं आपको थोड़ा सा 800 ईस्वी के अंदर भी बताया जाता है, कंप्लीट 8वीं शताब्दी। लेकिन अब हम बप्पा रावल से हमसे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, मैंने जो भी बातें यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ वो एग्जाम के अकॉर्डिंग जिन प्रश्नों को वो बार बार रिपीट कर रहा है उनको हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, समझना है, और उनके नोट्स भी हमें अपने तैयार कर लेने हैं। अब आगे देखिएगा साहब, यहां से 8वीं शताब्दी में चलते हैं मेवाड़ के इतिहास में। हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हम चल रहे हैं 8वीं शताब्दी में।
8वीं में एक आता है, उसका नाम क्या है? बप्पा रावल। उसका नाम क्या है? बप्पा रावल, या कहीं कहीं मिलेगा काल भोज। बप्पा रावल या काल भोज। शताब्दी कौन सी है? 8वीं। देखिएगा यहां सन याद नहीं रहेंगे आपको, यहां शताब्दी का आप थोड़ा सा अंदाजा रखिएगा। आप 3 शताब्दियों को याद रख सकते हैं, 6, 8, 10। 6, 8, 10। ओके, यहां सन नहीं याद होते तो काम चल जाएगा। यहां शताब्दी याद रखिएगा। हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी शताब्दी की बात कर रहे हैं, शताब्दी याद होगी तो हमें सन भी याद हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, इसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक। इसको क्या कहते हैं कि इस राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी हम समझे कि इसको वास्तविक जो संस्थापक है वो क्यों कहा जाता है, यानी इसको जो वास्तविक संस्थापक है वो क्यों कहा जाता है। देखिएगा, हमने अभी बात की कि गुहादित्य के बाद में 200 साल तक ऐसा कोई विशेष व्यक्तित्व वाला शासक नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद में हमने देखा कि वहां बप्पा रावल या काल भोज नाम का, जिसको हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं, इस व्यक्ति के द्वारा जो आज हमारा पाकिस्तान का जो रावलपिंडी शहर है वहां तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चित्तौड़गढ़ के अंदर इसने मान मौर्य को क्या किया था? पराजित किया था। ये तमाम जो बातें थी वो सीखने को मिलती है। इसने ऐतिहासिक कुछ कार्य भी करवाए। इसने स्वर्ण धातु से कुछ सोने के जो सिक्के चलाए थे, यानी सोने के सिक्के चलाए थे, वो इसी ने चलाए। इस प्रकार से देखने को मिलता है ऑल आवर द बेस्ट टाइम था इसका। अब हम इसमें देखिएगा, इसको क्या माना जाता है? प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। ये बिल्कुल जायज बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद भी देखिएगा, इसने प्रारंभिक अपनी जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? नागदा को, जो उदयपुर के पास में ही पड़ती है वर्तमान में, नागदा। इसको इसने क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। लेकिन इसी राजधानी के इर्द गिर्द ही एक नगर पड़ता है, उसका नाम है कैलाशपुरी। उसका क्या नाम है? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी में इसने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम आज हम इतिहास में पढ़ते हैं एक लिंग मंदिर। राजस्थान में जो पशुपात संप्रदाय है, शैव संप्रदाय का एक भाग है, उसका जो महत्वपूर्ण केंद्र है वो भी यही है। और हम ये भी मानते हैं ये शैव भगत है, यानी ये शिव की पूजा करने वाला शासक जिसका नाम है बप्पा रावल। लेकिन कुछ लोग ये उपाधि मानते हैं। कुछ लोग ये क्या मानते हैं? उपाधि। कवि श्यामल दास का नाम लिया जाए। कवि जो श्यामल दास है, श्यामल दास ने पुस्तक लिखी वीर विनोद, उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसने बप्पा रावल की उपाधि का जिक्र किया है। और जो कालभोज मूल नाम है, ये जो मूल नाम है इसका नाम मोहनोत नैन्सी ने इस बात का समर्थन किया है। अगर हम यहाँ ध्यान देंगे मोहनोत नैन्सी का, तो कालभोज नाम का जो व्यक्ति है तो इसकी बातें मोहनोत नैन्सी ने कहा, वास्तव में कालभोज बप्पा रावल एक ही व्यक्ति था, जो मूल नाम था वो कालभोज था। ओके, अब यहाँ कहानी थोड़ी सी सीखने को मिलेगी। साहब ये मंदिर कैसे बना दिया इसने? अचानक इसने मंदिर कैसे बनाया, ये बात अपने को समझ लेनी है। मैं यहाँ पूरी कहानी नहीं पढ़ाऊंगा, कहानी आपको पढ़ने को बुक के अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हारित ऋषि नामक जो ब्राह्मण है उनकी गायें चराता था और आखिरकार में उन्हीं के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई। ये आप शॉर्ट में समझिएगा। इसका मतलब है ये ब्राह्मणों की गायें भी चराता था। इसका मतलब है किसके? ब्राह्मणों की ये गायें चराता है। किसकी गायें चराता है? ये ब्राह्मणों की गायें चराता है। और उस ऋषि का नाम बताया जाता है हारित ऋषि। और हारित ऋषि ने शिवलोक जाने से पहले, ठीक पहले इसे बुलाया था, लेकिन समय पर नहीं आया। आखिरकार इसे वरदान स्वरूप इसे मेवाड़ राज्य प्राप्त होता है। किसके आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य प्राप्त होता है? तो मित्रों याद रखिएगा, हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति होती है। मेवाड़ में नागदा को राजधानी बनाता है और उसके पास में एक गांव कैलाशपुरी में एक मंदिर बनाता है, एक लिंग जी का मंदिर, मतलब भगवान शिव का मंदिर बनाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कौन से संप्रदाय के लिए है? पशुपात। कौन सा संप्रदाय है? शैव संप्रदाय की एक शाखा है पशुपात, तो उनके लिए ये माना जाता है। ओके, अब इसमें देखिएगा, आगे चलते हैं। अब यहां पर इसने क्या किया था? सोने के सिक्के भी चलाए थे। इसने क्या चलाए थे? जो सोने के सिक्के जारी करने वाला मेवाड़ का जो महत्वपूर्ण राजा है या प्रथम राजा है, उसका नाम क्या है साहब? उसका नाम है
हमारा बप्पा रावल या कालभोज। इसने एक शहर की स्थापना की थी रावलपिंडी, वर्तमान में कहां पड़ता है रावलपिंडी, पेशावर पाकिस्तान जो लाहौर का क्षेत्र है वहां पर एक रावलपिंडी जो शहर है वो भी हमारे रावल किसके द्वारा, इसका मतलब बप्पा रावल के द्वारा बसाया जाने का उल्लेख मिलता है। लेकिन इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ी घटना इसके समय में घटित होती है और चित्तौड़गढ़ में गोहिल वंश की नींव को डालने वाला अगर कोई शासक है तो वो कौन है, वो बप्पा रावल। ठीक है, अब इसमें देखो इसी के समय में अगर हम देखेंगे तो जो चित्तौड़गढ़ की अगर कहानी देखते हैं, कौन से गढ़ की, चित्तौड़गढ़ में यहां पर जो शासन था वो मानमोरी का था। किसका था भाई, मानमोरी का शासन था और इसी मानमोरी को इसने क्या किया था, पराजित किया था। क्या किया था, पराजित किया था। और यहां पर कौन से राजवंश की नींव डाली थी, गोहिल वंश की नींव डाली थी। देखिएगा दो प्रश्न यहां आपको सीखने हैं, दो कंफ्यूज करने वाली स्थिति हमारे सामने बन जाती है जब हम चित्तौड़गढ़ में प्रथम शब्द प्रयोग करते हैं। एक प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ में गोहिल वंश की नींव किसके द्वारा डाली गई। चित्तौड़गढ़ की बात कर रहा हूं मैं, पूरे यहां इस मेवाड़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो वहां आपको क्या सीखना है, वहां बप्पा रावल कालभोज। लेकिन इसी का ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न हम 13वीं शताब्दी में पढ़ते हैं कि हमारा जो चित्तौड़गढ़ है उसको राजधानी बनाने का दर्जा किसने दिया था, वो जेतर सिंह ने दिया। किसने दिया था, जेतर सिंह ने दिया था। और जेतर सिंह ने ऐसा क्यों किया था उसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा था आज की क्लास के अंदर हमने जो शुरुआत की है और निरंतर हम क्लासों को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो एक बार जितनी भी बातें हमें बोली हैं उनको हम वापस रिपीट कर लेते हैं। जितने हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उनको एक साथ इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां से काफी प्रश्न बन जाते हैं। मानमोरी का एक अगर हम शिलालेख की बात करेंगे, कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया, नाव का संतुलन बिगड़ रहा था। और हम जानते हैं कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास को लिखने के लिए जो सिक्के और जो शिलालेख है उनका भरपूर उसने प्रयोग किया था। और उसी कड़ी के अंदर अध्ययन करने के लिए वो इंग्लैंड लेकर जा रहे थे। लेकिन वो किस टाइम का था, मानमोरी के टाइम का था। और इसका मतलब है, लेकिन वो एक प्रश्न अच्छा बन जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन सा लेख समुद्र के अंदर फेंका था, तो वो मानमोरी का चित्तौड़गढ़ से लेख था। लेकिन अब वापस चलिएगा फटाफट एक बार हम जितनी चीजें पढ़ी है उसका इकट्ठा रिवीजन कर लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास में जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ में जो गोहिल वंश है उसका अद्वितीय स्थान माना जाता है राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान का प्राचीन सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजस्थान का जो राजवंश है वो मेवाड़ ही है। इसका राजस्थान नहीं, भारतीय नहीं, पितु विश्व के अंदर भी महत्वपूर्ण स्थान है माना जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुहादित्य के द्वारा 6वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ में गोहिल वंश को देखा, 24 शाखाओं का विभाजन देखने को मिलता है। 24 शाखाओं में ये गोहिल वंश बढ़ जाता है और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, मोणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा देखने को मिलती है। इसके बाद में हीराचंद ओझा और जो हमारा मोणोत नैन्सी है उसके द्वारा अगर हम देखेंगे तो इनको क्या बताया गया, इनको सूर्यवंशी होने का दावा किया गया है। लेकिन यहां पर अगर हम दूसरी कड़ी में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों से संबंधित भी कुछ मत जो हमारे सामने मत आते हैं, तो आघाट आहट या आहट जो लेख है उसके अनुसार हम बात करेंगे, डीआर भंडारकर ने भी इनको नागर गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। लेकिन इसका समर्थन किसने किया था, गोपीनाथ शर्मा ने इसका समर्थन किया कि वास्तव में लोग क्या थे, ब्राह्मण थे। और कर्नल जेम्स टोड की बात की तो मैंने कहा था नहीं कि सूर्यवंशी का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं, लेकिन ये शिलादित्य का ही गुहादित्य का क्या बताता, पुत्र बताता, इस बात की पुष्टि करता है। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था गुहादित्य की माता का नाम पुष्पावती था, दायमा का नाम कमलावती था, पिता का नाम क्या था, शिलादित्य था। और मेवाड़ ध्वज पर क्या लिखा था, क्या लिखा हुआ था, जो दृढ़ रखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये किस ध्वज पर मिलता है, ये मेवाड़ के ध्वज के ऊपर ये बातें लिखी हुई मिलती हैं। और उसके पहले हमने पढ़ा था कि मेवाड़ क्षेत्र का प्राचीनतम जो अगर हम उसका रिसोर्स देखेंगे तो उसके अंदर अब हम मिलेगा सिवी या किवी जनपद हुआ करता था। कालांतर में ये आगे चलकर मेदपाड़, प्रागवाट, धीरे धीरे मेवाड़ और इसकी राजधानी मध्यमिका और नगरी वर्तमान में जिसको हम चित्तौड़गढ़ कहते हैं, ये देखने का उल्लेख अपने को मिलता है। और उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक हमने पढ़ा था उसका नाम था बप्पा रावल कालभोज था। बप्पा रावल की उपाधि का जिक्र वीर विनोद कवि श्यामल दास वीर विनोद के अंदर इसका क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। मोहनोत नैन्सी ने इस बात का समर्थन किया है कि भाई कालभोज नाम का जो व्यक्ति है ना वो बप्पा रावल एक ही है, लेकिन मूल नाम क्या था इसका, कालभोज था। कालभोज के समय का 8वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण राजा, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। और इस व्यक्ति ने सोने के सिक्के चलाए, मानमौर्य को पराजित किया, चित्तौड़गढ़ में गोहिल
वंश की नींव डाली और नागदा को इसने प्रारंभिक अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हारत ऋषि यानी ब्राह्मणों की गायें चराने का उल्लेख भी अपने को इसके द्वारा मिल जाता है। तो कुल मिला के ये तमाम बातें थी। कैलाशपुर में एकलिंग जी का मंदिर है और एकलिंग जी को अपना कुल का ये लोग क्या मानते हैं, देवता मानते हैं। और उसकी परमिशन जब अपने राज्य से बाहर जाते थे, जब परमिशन लेते उसको क्या बोलते थे, आस्था लेना भी कहलाता था। तो ये तमाम बातें थी। आज हमने दो ही प्रारंभिक वंशावली के अंदर लोगों के जिक्र किया है, तो उसमें गुहादित्य, दूसरा बापा रावल। और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।